नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। अभी तक देखिए हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का पिछला लेक्चर लिया, उसमें क्या क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स के बारे में बताया था। तो उसमें कुछ पार्ट शेष रह गया था जिसको हम आज कवर करेंगे। उसको कवर करने से पहले आपसे एक ये बात बताना चाहता हूँ मैं कि देखो, जब भी पढ़ाई किया करो तो एकदम चीज़ों को कोरिलेट किया करो एक दूसरे से, मतलब अंतर संबंधित। देखिए, जो भी सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर सीक्वेंस में दिया रहता है, तो इस सीक्वेंस इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि हर एक चैप्टर पिछले चैप्टर से रिलेट करता है और हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक पिछले टॉपिक से रिलेट करता है। तो चीज़ों को रिलेट करोगे, रटना नहीं पड़ेगा और आपको याद हो जाएगा। तो चीज़ों को जब भी पढ़ो, को रिलेट करके पढ़ो, ये चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। ये तो रही ध्यान की बात। अब करते हैं ज्ञान की बात। तो ज्ञान की बात क्या, कल हमने पढ़ा था, यानी जो पिछला लेक्चर था फ्लूइड मैकेनिक्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स में हमने पढ़ लिया था कि फ्लूइड मेनली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। अब फ्लूइड जब 2 टाइप के होते हैं तो उसमें कौन कौन से, एक आइडियल फ्लूइड, एक रियल फ्लूइड। देखो यार, फुल एनर्जी से पढ़ो एकदम और वीडियो को एंड तक देखो, एकदम मज़ा आ जाएगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं, जो भी तरीका बताऊंगा एकदम यूनिक और एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, एकदम एनर्जेटिक होके पढ़ो। तो क्या हो गया, रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, प्रॉपर्टी उनकी क्या क्या बताई थी। एक तो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, दूसरा इनविसिड होना चाहिए, तीसरा टाउ इज इक्वल टू 0 यानी कि शेयर स्ट्रेस 0 होना चाहिए, और उसके बाद क्या, डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए और शेयर और सरफेस टेंशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो कितनी 4-5 प्रॉपर्टीज़ हो गई, कौन कौन सी। एक तो जो फ्लूइड होना चाहिए वो अश्यान होना चाहिए, असंपीड्य होना चाहिए, और जब असंपीड्य होगा तो डेंसिटी उसकी कांस्टेंट यानी घनत्व कांस्टेंट रहेगा, नियतांक रहेगा एक, और जब घनत्व कांस्टेंट रहेगा और अश्यान होगा तो उसका शियर स्ट्रेस भी क्या होगा, 0 रहेगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, आइडियल फ्लूइड की। अब देखिए, आइडियल फ्लूइड के बाद रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड को हमने फिर 2 भागों में क्लासिफाई किया था, कौन कौन से, एक न्यूटोनियन फ्लूइड, दूसरा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से होते हैं, वे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यानी टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy को फॉलो करते हैं, वो कहलाते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। जैसे H2 हो गया, गैसेज हो गई, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो गए, वो आपके डेली लाइफ में जो भी आप फ्लूइड्स देखते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, तो ये सब चीज़ें, ये सब फ्लूइड्स कौन से हैं, ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। दूसरे टाइप का क्या था, जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। नॉन न्यूटोनियन वो होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं। तो अब बात आती है, नहीं करते हैं तो किसको फॉलो करते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं पावर लॉ को, या इसी का ये पावर लॉ दिया किसने था, ओस्टवाल्ड ने। तो इसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड्स लॉ या पावर लॉ। ये पावर लॉ को फॉलो करते हैं। पावर लॉ क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू ए du/dy की पावर n और प्लस में b, जहाँ a और b क्या है, 2 कांस्टेंट है और n एक वेरिएबल है। तो इतना तो डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। अब आज आगे की बात करते हैं। आगे हमने लिया था नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को 2 टाइप में क्लासीफाई किया था, एक टाइम इंडिपेंडेंट, दूसरा टाइम डिपेंडेंट। तो आइए उन्हीं के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं डायलेटेंट फ्लूइड से, जो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड है। तो आइए देखते हैं, पहला फ्लूइड क्या हुआ, डायलेटेंट फ्लूइड। डायलेटेंट फ्लूइड, अब देखिए डायलेटेंट फ्लूइड के केस में क्या था, n इज ग्रेटर देन 1 एंड b इज इक्वल टू 0। ये केस होता है डायलेटेंट फ्लूइड का। ये डायलेटेंट फ्लूइड का क्या है, एक केस है। अब देखिए, जब ये केस है, और पावर लॉ क्या कहता है, पावर लॉ ये कहता है टाउ इज इक्वल टू a du/dy की पावर n प्लस b, ये है पावर लॉ। तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्योंकि ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है और ये किसको फॉलो करते हैं, पावर लॉ को या फिर ओस्टवाल्ड लॉ को। अब यहाँ से इस केस में b इज इक्वल टू 0 है, तो इसको हमने कर दिया 0। अब आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें लगाएंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, a du/dy की पावर n, और
मैथमेटिकल ऑपरेशन में एक चीज़ ये कहता है कि अगर काम चलाने के लिए किसी चीज़ को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसी चीज़ से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो बात बन जाती है। तो यही हम काम करेंगे, डी यू अपान डी वाई से मल्टीप्लाई और डी यू अपान डी वाई से डिवाइड, ये हमने काम किया। अब देखिए अगले प्रोसेस में क्या होगा, ए डी यू अपान डी वाई की पावर n इंटू इस डी यू अपान डी वाई को हम ले जाएंगे ऊपर, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इसकी घात -1 हो जाएगी और गुणे में एक डी यू अपान डी वाई ये बच रहा है। ठीक, अब इसका क्या है, जब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो भाई पावर्स को ऐड कर दीजिए, ए डी यू अपान डी वाई की पावर n और ये -1 इंटू डी यू अपान डी वाई, ये हो गया। अब देखिए जो आपने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ, वो क्या था, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपान डी वाई। तो कुछ कुछ ये उसी टाइप का है, बट इसमें फालतू क्या चीज़ है, ये वाली। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा भाई, इसकी जगह पे यहाँ पे क्या है, म्यू। तो इसकी जगह पे जो मानते हैं वो हम मानते हैं म्यू एपरेंट। देखिए म्यू एपरेंट का मतलब होता है, म्यू एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, एपरेंट मीन्स स्पष्ट, मतलब विस्कोसिटी उसकी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं। और और जो विस्कोसिटी ज़ीरो किस में होती थी, विस्कोसिटी ज़ीरो होती थी आइडियल फ्लूइड में। तो अब ये आइडियल फ्लूइड तो रहे नहीं, तो इसलिए इसमें कुछ ना कुछ विस्कोसिटी स्पष्ट रूप से होती है, इसलिए हम इसको म्यू एपरेंट या शॉर्ट में म्यू APP लिखते हैं। म्यू एपरेंट माना हमने इतने पोर्शन को और इंटू क्या हो जाएगा, डी यू अपान डी वाई। तो ये कुछ कुछ अब इक्वेशन बन गया इसी टाइप का, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपान डी वाई टाइप का। तो ये अब इस टाइप का बन गया। अब देखिए बात ये आती है कि अगर हम इनमें कुछ परिवर्तन करें तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखिए अगर हाँ ये चीज़ हमने मानी है, क्या म्यू एपरेंट हमने माना है, म्यू एपरेंट हमने क्या माना है, इतने पोर्शन को ए डी यू अपान डी वाई की पावर n-1 इसको माना है। अब अगर हम इस इक्वेशन की तुलना y बराबर mx प्लस c से करें तो क्या ये इस टाइप का ये वाला इक्वेशन है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें कांस्टेंट नहीं है और दूसरा x की पावर यानी वेरिएबल जो इसमें होते हैं उसकी पावर कुछ है यहाँ पे, क्या है n-1 और n इज़ ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये x की पावर 1 होना चाहिए यहाँ पे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसकी कोई ना कोई पावर है। और ये कैसा समीकरण है, ये होता है एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है। तो अगर हम एक डायग्राम बनाएं टाउ और डी यू अपान डी वाई के बीच, जैसे हम खींचते थे क्या, सोम में खींचते थे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील, तो कुछ वैसे ही इसको खींचेंगे अगर हम, तो क्या होगा। हाँ, इसको खींचने से पहले कुछ तथ्य देख लेते हैं। अगर हम इसमें चेंज करें, किसमें, डी यू अपान डी वाई में, देखिएगा अगर हम डी यू अपान डी वाई में चेंज करेंगे तो ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, म्यू एपरेंट के। यानी अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, सपोज हमने बढ़ा दिया रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन को, डी यू अपान डी वाई को बढ़ा दिया, तो क्या होगा, म्यू एपरेंट का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब म्यू एपरेंट का मान बढ़ जाएगा तो यहाँ से देखिए म्यू एपरेंट का मान बढ़ने से क्या हो रहा है, टाउ का मान भी बढ़ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हम इस वाले फैक्ट से डिसाइड कर लेंगे कि कैसा कर्व जाएगा। देखिए डी यू अपान डी वाई को अगर बढ़ा रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस पे हम आगे बढ़ेंगे जब, तो टाउ का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम कर्व को ऐसे लाएं तो क्या होगा, हम डी यू अपान डी वाई पे अगर आगे बढ़ते हैं तो ऐसे अगर खींचेंगे तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि टाउ का मान बढ़ रहा है। तो इसलिए ज़ीरो से कर्व स्टार्ट होके और जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा। मतलब फॉर डायलेटेंट फ्लूइड ये केस होता है में इस टाइप का कर्व बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम देख के डायरेक्ट पूछ सकता है कि आपका कैसा किस टाइप का फ्लूइड है। तो यहाँ से एक तथ्य ये निकला। अब देखिए
अगर हम इसका विश्लेषण करें तो इसका विश्लेषण करने पे हम क्या पाते हैं, अगर हम यहाँ तक देखें तो यहाँ तक देखने पे शियर स्ट्रेस की मोटाई क्या है, ये वाली, ये मोटाई है। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मोटाई हमको शियर स्ट्रेस की क्या मिलती है, ये वाली। ठीक, अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमको शियर स्ट्रेस की मोटाई क्या मिलती है, ये वाली। तो हम क्या देख रहे हैं, लगातार शियर स्ट्रेस की मोटाई बढ़ रही है, यानी कि इस टाइप के फ्लूइड का दूसरा नाम है शियर थिकनिंग फ्लूइड, शियर थिकनिंग फ्लूइड, यानी ऐसे फ्लूइड जिनमें शियर स्ट्रेस का मान क्या हो, लगातार बढ़ रहा हो। तो डायलेटेंट फ्लूइड का दूसरा नाम भी क्या है, शियर थिकनिंग फ्लूइड। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये रखता है कि इसके एग्जाम्पल क्या हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल सब क्वेश्चन में दे देगा, फिर पूछेगा कि ये किस टाइप का फ्लूइड है, ऑप्शन में दिया रहेगा डायलेटेंट, स्यूडोप्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक, थिक्सोट्रोपिक, रियोपेक्टिक। 5 ऑप्शन हो गए, खैर 4 ऑप्शन आते हैं। तो इनमें से कोई भी आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा, या फिर कह दिया जाएगा कि डायलेटेंट फ्लूइड का एग्जाम्पल निम्नलिखित में से क्या है, तो आपको बताना रहेगा। तो देखिए इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैं कुछ जो फेवरेट हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते पॉपुलर हैं वो बताता हूँ। सबसे मेन है इसका बटर एक डायलेटेंट फ्लूइड है। दूसरा बॉइल्ड राइस, जो उबले हुए चावल हैं, तो चावल में क्या होता है, स्टार्च, तो स्टार्च भी क्या है, एक टाइप का डायलेटेंट फ्लूइड है। तो कौन कौन से हो गए, बटर हो गया, बॉइल्ड राइस हो गया, स्टार्च हो गया, और एक होता है क्विक सैंड जिसको बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ सैंड, ये हो गया। और अगर देखा जाए तो इसमें एक चीज़ और आती है, शरबत, जो चीनी का शरबत आप बनाते हैं, यानी सिरप ऑफ शुगर एंड वाटर, ये होता है इसका एग्जाम्पल। तो 5 एग्जाम्पल इसके हो गए, कौन कौन से देखिएगा। नंबर 1 एग्जाम्पल इसका क्या है, बटर। दूसरा एग्जाम्पल क्या हमने लिया, बॉइल्ड राइस। तीसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिया, स्टार्च। अगला एग्जाम्पल क्या लिया था, क्विक सैंड, या इसी को बोल देते हैं सस्पेंशन ऑफ सैंड। और अगला लास्ट एग्जाम्पल क्या लिया, सॉल्यूशन ऑफ या सिरप ऑफ शुगर एंड वाटर। तो ये इसके 5 एग्जाम्पल जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको नोट्स बना के ये अलग लिख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट नोट्स में, कि ये इसके एग्जाम्पल जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, शियर थिकनिंग वाली चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं दूसरा फ्लूइड हम लेंगे स्यूडोप्लास्टिक का केस हमने कल क्या बताया था, यहाँ पे B इज इक्वल टू 0 होता है और N क्या होता है, लेस देन 1, N इज लेस देन 1 एंड B इज इक्वल टू 0। तो दूसरा फ्लूइड हमने क्या लिया, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। अब स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड का केस क्या है, इसका केस है कि n का मान जो होगा वो छोटा होगा किससे, 1 से, और b क्या होगा, 0 होगा। अब इस केस को हम लेके चलते हैं तो पावर लॉ क्या कहता है, पावर लॉ कहता है कि टाउ इज इक्वल टू a du अपॉन dy की पावर n और प्लस में b। अब यहाँ से b क्या है, 0, तो इसको हमने कर दिया 0। अब काम करेंगे हम इस पे, तो वही प्रोसेस हम लगाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन a du अपॉन dy की पावर n इंटू du अपॉन dy और अपान में du अपॉन dy, ये हमने काम कर लिया। अब देखिए a du अपॉन dy की पावर n, अब इसको ले जाएंगे ऊपर तो ये हो जाएगा du अपॉन dy की पावर -1 हो जाएगा, और एक बच गया क्या, du अपॉन dy। अब देखिए सेम बेस घाते हो जाएंगी क्या, ऐड। तो हम घात जब ऐड करेंगे तो हमको मिलता है
कि ये n-1 बन रहा है, n-1 बन रहा है। अब ये n-1 बनेगा, इसका मतलब क्या, n इस केस में है 1 से छोटा, 1 से छोटा है, और यहाँ पे अगर हम 1 से छोटे में से चीज़ को कोई चीज़ घटाएंगे तो वो क्या, माइनस में वैल्यू आएगी। लेकिन जब इन चीज़ों को हम ऐड करेंगे तो देखिए बनेगा क्या, बनेगा n-1, n-1 बनेगा। लेकिन अगर n-1 बना तो n क्या है, 1 से छोटा है, तो n-1 हम नहीं कर पाएंगे, करेंगे क्या, 1 - n। तो 1 - n कब आएगा, 1 - n तब आ सकता है जब हम देखिए ऐसा काम करें, काम हम ये करें कि a/du/dy और इसको ऐसे घटा दें n-1, मतलब इसको जब ऐड करेंगे तो n-1 हो जाएगा, और इसके आगे अगर माइनस लगा दें, n-1 के आगे अगर माइनस लगा देंगे तो अब इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का n और प्लस का 1, मतलब 1 - n, और यही एक्चुअल में क्या होना चाहिए। क्यों, क्योंकि n इज़ लेस देन 1 है, तो इसलिए हम पावर नेगेटिव ना आए इसके बचाव के लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं, n-1 के आगे क्या लगा देंगे, माइनस का। तो अब देखिए, और यहाँ पे क्या बचा, du/dy। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये माइनस का साइन हमको हटाना है, तो du/dy की पावर 1 - n हो जाएगा, इंटू du/dy। अब हम इतने पोर्शन को फिर से क्या मानेंगे, म्यू एपरेंट, तो टाउ इज इक्वल टू म्यू एपरेंट इंटू du/dy। ये इक्वेशन हमको मिला किसके लिए, फॉर स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, यानी स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू एपरेंट इंटू du/dy, जहाँ पे म्यू एपरेंट हमने क्या माना है, म्यू एपरेंट इज इक्वल टू a du/dy की पावर 1 - n। अब यहाँ पे हम फिर से वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे, अगर हम du/dy को बढ़ाते हैं, सपोज दैट अगर हमने du/dy को बढ़ा दिया, क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो अब देखिए यहाँ पे पावर 1 - n होने की वजह से म्यू एपरेंट का मान क्या होगा, म्यू एपरेंट का मान घट जाएगा। अगर म्यू एपरेंट का मान घट गया, म्यू एपरेंट घट जाएगा, तो इसकी वजह से टाउ का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, टाउ का मान भी घट जाएगा। और जब टाउ का मान घट जाएगा तो इसमें भी हम डायग्राम अगर बनाएंगे, टाउ और du/dy के बीच, टाउ और du/dy के बीच, तो ये कैसा डायग्राम बनेगा, देखिए हम एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं, मतलब हम du/dy को बढ़ा रहे हैं, यानी कि इस एक्सिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो म्यू एपरेंट का मान घट रहा है, इसकी वजह से, क्यों, क्योंकि n इज़ लेस देन 1 होने की वजह से। तो यहाँ पे जब ऐसा करेंगे तो इसलिए टाउ का मान कम होता चला जाएगा, ये कर्व ऐसा जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए ऐसा करने पे ही मान मिल रहा है क्या, टाउ का घटता हुआ मान। मतलब हम अगर 0 से स्टार्ट करें और कुछ इस तरह से जाएं तो ये देखिए ये टाउ का मान क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। तो इस प्रकार से ये इसका कर्व बनता है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड का। अब देखिए यहाँ पे शुरुआत में तो आपको मोटाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन एक समय आने के बाद इसकी मोटाई लगातार घट रही है, तो इसलिए इनको बोलते हैं शीयर थिनिंग फ्लूइड्स। मतलब इनमें क्या हो रहा है, इनकी मोटाई में कमी, यानी ये पतले होते जा रहे हैं, इनका शीयर स्ट्रेस कम होता जा रहा है, इसलिए शीयर थिनिंग बोलते हैं इनको। कौन से फ्लूइड्स को, स्यूडोप्लास्टिक। तो स्यूडोप्लास्टिक का दूसरा नाम क्या है, शीयर थिनिंग फ्लूइड्स। तो अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, स्यूडोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स की, तो इसमें देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है मिल्क है, और क्या है, ब्लड है, मिल्क और ब्लड। इसके बाद नंबर आता है लिपस्टिक जो होता है वो भी एक स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड है। आप सोचेंगे लिपस्टिक तो एक ठोस टाइप में होता है, लेकिन लिक्विड लिपस्टिक भी आती हैं, तो वो लिपस्टिक जो होता है वो भी एक स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड है। मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, और जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो भी क्या हैं, ये एक
स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड हैं। पेपर पल्प, जो पेपर बनाने के लिए पेपर पल्प बनाया जाता है यानी लुगदी तैयार की जाती है, वो भी क्या है, एक स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड है। तो इस प्रकार से हम इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं। देखिए स्यूडोप्लास्टिक के एग्जाम्पल कौन कौन से, मिल्क ले लिया हमने, ब्लड हो गया, लिपस्टिक, पेंट्स हो गए। अब देखिए वेरी कंफ्यूजिंग है, पेंट, यहाँ पे जो पेंट लिया जाएगा ये वाटर सोल्यूबल पेंट्स होते हैं। जो वाटर सोल्यूबल पेंट्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, और जो इनेमल बेस्ड पेंट्स होते हैं जिनमें आप तारपीन का तेल मिला के इस्तेमाल करते हैं वो पेंट्स दूसरे कैटेगरी में आएंगे, हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग, वेरी कंफ्यूजिंग है, दे देगा अगर पेंट और दे देगा ऑप्शन में, तो अगर पेंट शो करेगा तो वहाँ पे ये ज़रूर शो करेगा कि वाटर सोल्यूबल पेंट है या फिर इनामल पेंट है, तो इस वर्ड को ज़रूर लिखेगा। तो पेंट ये कौन से होंगे, वाटर सोल्यूबल। मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, लिपस्टिक हो गया, पेंट हो गया, और कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये इसके मेन एग्जाम्पल। हाँ एक रह गया क्या, पेपर पल्प, पेपर पल्प। तो इतने जो हैं ये स्यूडोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस उठते हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, अगला फ्लूइड लेके। कौन सा फ्लूइड बचा है, टाइम इंडिपेंडेंट में दो हो गए, स्यूडोप्लास्टिक और डायलेटेंट। अब बचा है बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक, सिंघम। बिंघम प्लास्टिक में क्या होता है देखिएगा, बिंघम प्लास्टिक, तो ये क्या होता है देखिए, इसमें हमने केस क्या बताया था, सॉरी n इज इक्वल टू 1 होता है और b क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। अब पावर लॉ हम अगर लगाएं तो पावर लॉ लगाने पे हमको क्या मिलता है, टाउ इज इक्वल टू a du अपान dy की पावर n और प्लस में b। अब देखिए यहाँ पे b 0 नहीं हो रहा है और n किसके बराबर है, n इज इक्वल टू 1 के। तो अब देखिए इस इक्वेशन को अगर नीचे लिखें, हम प्रोसेस करें थोड़ा सा, तो a du अपान डी वाई और प्लस में क्या बचेगा, b। अब इसका कंपैरिजन हम करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो ये पूरा पूरा हू बहू इससे मिलता है। x की पावर 1 होनी चाहिए, इसकी भी पावर क्या है, 1 है। एक कांस्टेंट होना चाहिए, इसके भी क्या है एक कांस्टेंट है। तो ये जो टाउ इज इक्वल टू a du अपान डी वाई प्लस बी आया, ये y बराबर एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन टाइप का इक्वेशन है। और ये इक्वेशन कैसा है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। और y और x के बीच अगर इसका हम खींचे डायग्राम तो कैसा बनता है, कुछ इस तरह का। इस तरह का क्यों बनता है, देखिए मतलब कहने का ये है कि एक कांस्टेंट है, तो y का मान अगर इस पद को हम 0 कर दें, यानी x का मान 0 कर दें, तब भी ये c के बराबर रहेगा y का मान, मतलब इसके बराबर ये कुछ ना कुछ पहले से y का मान रहेगा। तो ऐसे ही अगर हम इसका डायग्राम खींचे, टाउ और du अपान डी वाई के बीच, तो b के बराबर, b मान के बराबर अगर इस पद को हम 0 कर दें तो टाउ क्या है, b के बराबर रहेगा। मतलब टाउ का कुछ ना कुछ मान पहले से अवश्य रहेगा, जो कि किसके बराबर है, b के बराबर। अब चूंकि ये लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो इसका डायग्राम भी क्या होगा, लीनियर। तो ये इस टाइप का डायग्राम हमेशा जो बनता है वो बनता है किसका, बिंघम प्लास्टिक का। बिंघम प्लास्टिक का डायग्राम सीधा रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे b के बराबर टाउ का मान कुछ ना कुछ पहले से अवश्य रहता है, ये 0 कभी भी नहीं हो सकता, यानी इस ओरिजिन पॉइंट से ये कर्व कभी नहीं जाएगा इसका डायग्राम। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि इसका कुछ ना कुछ b अवश्य रहेगा, इसलिए कुछ ऊंचाई से ये लीनियर इक्वेशन को फॉलो करता है, इसलिए इसका डायग्राम भी क्या होगा, लीनियर। वेरी ईजी है। अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इंजीनियरिंग से ही रिलेट कर रहे हैं, तो ये होता है ड्रिलिंग मड। जब आप ड्रिलिंग करते हैं तो वहाँ से जो मड निकलता है, आप उस पर कूलेंट यूज़ करते हैं, तो कूलेंट प्लस ड्रिलिंग मटेरियल का जो चिप्स वगैरह होती हैं वो मिल के जो निकलता है मड, वो कहलाता है, वही होता है क्या, बिंघम प्लास्टिक, एक टाइप का फ्लूइड। दूसरा जो सीवेज होते हैं, सीवेज होते हैं वो भी क्या है, एक
फ्लूइड है बिंघम प्लास्टिक। तीसरा टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जो आप डेली यूज़ करते हैं, और हेयर जेल, आप हेयर जेल का भी यूज़ करते हैं। तो जेल हो गए, टूथपेस्ट हो गया, सीवेज हो गया, और ड्रिलिंग मड हो गया। तो ये, और एक चीज़ फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश जानते हैं, जो कारखाने होते हैं उनकी चिमनियों से निकलता है, वो भी क्या होता है, एक बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड होता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? पहला एग्जाम्पल हो गया सीवेज। सीवेज का मतलब जानते हैं, जो टैंक से निकलते हैं, जो ख़राब कीचड़ वगैरह होते हैं, वो होते हैं सीवेज। दूसरा क्या हो गया? ड्रिलिंग मड, ड्रिलिंग मड, ये इस टाइप का फ्लूइड है। तीसरा हो गया सीवेज हो गया, ड्रिलिंग मड हो गया, टूथपेस्ट हो गया, जेल हो गए, और क्या रह गया? फ्लाई ऐश। तो ये इस टाइप के फ्लूइड हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं, कितना क्लियरली हमने बताया, मज़ा भी आया, क्योंकि एग्जाम्पल हमने ऐसे ऐसे लिए जो इंटरेस्टिंग थे, तो इसलिए डेली लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, तो आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। देखिए, टूथपेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, और दूसरा सीवेज, ड्रिलिंग मड, फ्लाई ऐश, और ये सब इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल हैं। तो आप हमेशा इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। कौन कौन से हो गए? बिंघम प्लास्टिक हो गया, डाइलेटेंट फ्लूइड हो गया, और सीडोप्लास्टिक हो गया। इनके एग्जांपल्स भी हमने देख लिया, और कैसे कैसे इनका म्यू डिपेंड करता है वो भी हमने एकदम डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स। टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स कौन कौन से थे? थिक्सोट्रॉपिक और रियोपेक्टिक। थिक्सोट्रॉपिक और रियोपेक्टिक के टाइम डिपेंडेंट हैं। क्यों टाइम डिपेंडेंट है? देखिएगा, थिक्सोट्रॉपिक, दूसरा है रियोपेक्टिक। तो थिक्सोट्रॉपिक और रियोपेक्टिक में क्या है, इनका भी, ये जो भी है, ये भी पावर लॉ को फॉलो करेंगे। अब ये पावर लॉ को फॉलो करेंगे तो इसमें भी एन और बी का मान डिपेंड करेगा। तो देखिए, इसमें भी जो होता है वो एक में होता है n इज़ लेस देन 1 और b इज़ नॉट इक्वल टू 0, दूसरे में होता है n इज़ ग्रेटर देन 1 और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जो थिक्सोट्रॉपिक होते हैं उनमें क्या केस होता है, जो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड होते हैं उनमें ये केस होता है कि n इज़ लेस देन 1 होता है और b क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। और जो रियोपेक्टिक फ्लूइड होते हैं इनमें n इज़ ग्रेटर देन 1 होता है और b इज़ इक्वल टू 0, सॉरी b इज़ नॉट इक्वल, मतलब b इज़ नॉट इक्वल टू 0 दोनों में है, और n एक में कम है एक में ज़्यादा है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डाइलेटेंट और स्यूडोप्लास्टिक। तो डाइलेटेंट किस टाइप का था, n इज़ ग्रेटर देन 1। तो डाइलेटेंट का कैसा कर्व गया था, नीचे से ऊपर ऐसे, तो इसका भी कर्व कैसा जाएगा, नीचे से ऊपर, लेकिन b 0 ना होने की वजह से ऑरिजिन से नहीं जाएगा। थिक्सोट्रॉपिक और रियोपेक्टिक दोनों के जो डायग्राम होंगे टाउ और शेयर स्ट्रेन के बीच, वो क्या होंगे, कभी भी 0 से नहीं जाएंगे। क्यों, ऑरिजिन से नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि b इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए ये टाइम डिपेंडेंट क्यों कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी जो होती है वो टाइम पे डिपेंड करती है, इसलिए टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड कहलाते हैं। विस्कोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है। अब डिपेंड करेगी तो या तो ये बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो वे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी टाइम के साथ बढ़ जाती है वो कहलाते हैं थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड, और वे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी टाइम के साथ घट जाती है वो कहलाते हैं रियोपेक्टिक। तो देखिए कैसे, विस्कोसिटी इंक्रीज विद टाइम, विस्कोसिटी इंक्रीज विद टाइम, तो कौन से फ्लूइड होंगे, थिक्सोट्रॉपिक, और विस्कोसिटी इट डिक्रीज विद टाइम, तो वो कौन से होंगे, रियोपेक्टिक। अभी एग्जाम्पल देंगे तो आप एकदम से समझ जाएंगे। अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए, एग्जाम्पल इसका लिया जाए तो ये होता है इनामल पेंट। इनामल पेंट मतलब जो आप पेंट्स यूज़ करते हैं, सिंपली भाषा में कहा जाए तो आयरन को पेंट करने के लिए जो आप यूज़ करते हैं, जिसमें तारपीन का तेल मिलाते हैं,
तो वो इनामल पेंट्स कहलाते हैं। अब इनामल पेंट्स क्या होगा, अगर इनको आप रख दीजिए, मार्केट से लाइए, फिर ओपन कर लीजिए, फिर रख दीजिए, रखने के बाद आप उसको रखा रहने दीजिए। आप कुछ टाइम के बाद, महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आप जब उसको खोल के देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो पहले उसका विस्कोसिटी थी उससे अब विस्कोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब वो कुछ सूख जाता है, मतलब वो थोड़ा गाढ़ापन ले लेता है। यही कारण होता है, ये टाइम डिपेंडेंट होते हैं, मतलब इनकी विस्कोसिटी विद टाइम इंक्रीज़ कर जाती है। पेंट का गाढ़ापन बढ़ जाता है, इसलिए इसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, प्रिंटर्स इंक। प्रिंटर्स इंक, अगर इंक को आप, प्रिंटर वाली इंक को भी आप रख देंगे तो कुछ समय बाद वो क्या हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, मतलब उसकी विस्कोसिटी बढ़ चुकी होती है, टाइम के साथ डिपेंड कर रही है। तीसरा अगर इसका एग्जांपल लें तो जिप्सम पेस्ट होता है, एक जिप्सम पेस्ट। जिप्सम पेस्ट जो होता है वो भी किस टाइप का है, एक थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड है। अब इसका कर्व की हमने बात की कि अगर टाउ और डी यू अपान डी वाई के बीच कर्व इसका खींचा जाएगा तो कैसा जाएगा भाई, n इज लेस देन 1। अब n इज लेस देन 1 किस केस में था, स्यूडोप्लास्टिक। और स्यूडोप्लास्टिक का कर्व कैसे जा रहा था, ऐसे। स्यूडोप्लास्टिक का कर्व ऐसे जा रहा था। अब जब स्यूडोप्लास्टिक का कर्व ऐसे जा रहा था, लेकिन वो कहाँ से जा रहा था, ओरिजिन से। मगर यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब पहले से कुछ ना कुछ शीयर स्ट्रेस इसमें ज़रूर रहेगा, जिसका मान किसके बराबर होगा, b कांस्टेंट के बराबर। तो अब ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है, ये कर्व यहाँ से ऐसे जाएगा, किसके लिए, थिक्सोट्रॉपिक के लिए। तुमने थिक्सोट्रॉपिक को किससे रिलेट किया, स्यूडोप्लास्टिक से। मतलब हमने इसके कर्व को खींचने के लिए स्यूडोप्लास्टिक का सहारा लिया। क्यों, क्योंकि ये केस उससे कुछ कुछ मिल रहा था, n इज़ लेस देन 1। n इज़ लेस देन 1 वाला केस स्यूडोप्लास्टिक के साथ भी था, मगर वहाँ पे b 0 था और यहाँ पे b 0 नहीं है, बस इतना सा फ़र्क है। तो यहाँ से उसका कर्व जा रहा था ओरिजिन से, बट इसका कर्व b कुछ दूरी चल के, सीधा चल के, फिर क्या जाएगा, ऐसे। तो इसलिए ऐसा कर्व बनता है। अब अगर इसकी बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं रियोपेक्टिक के। रियोपेक्टिक के एग्जाम्पल लेते हैं तो रियोपेक्टिक के एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जिप्सम सोल्यूशन इन वाटर। जिप्सम, अभी देखिए कंफ्यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे जिप्सम पेस्ट था, पेस्ट दूसरा होता है और सोल्यूशन दूसरा। सोल्यूशन क्या होता है, उसमें वाटर या जो विलायक होता है उसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और इसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये इसलिए पेस्ट कहलाता है। और ये क्या होगा, जिप्सम सोल्यूशन इन वाटर। जिप्सम सोल्यूशन इन वाटर है, मतलब इसको आप अगर रख देंगे तो इसकी विस्कोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। और दूसरा होता है बेंटोनाइट सोल्यूशन। बेंटोनाइट सोल्यूशन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो थिक्सोट्रॉपिक और रियोपेक्टिक में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, एक तो इसमें एनामल पेंट्स हो गया, प्रिंटर्स इंक हो गया, जिप्सम पेस्ट हो गया। मतलब इन चीज़ों की विस्कोसिटी जो है टाइम के साथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब अगर इसकी बात करें तो जिप्सम सोल्यूशन, बेंटोनाइट सोल्यूशन, और एक होता है इसको बेंटोनाइट सोल्यूशन को ही बोलते हैं बेंटोनाइट क्ले। बेंटोनाइट क्ले भी बोलते हैं इसको। तो ये जो चीज़ें हैं ये आती हैं रियोपेक्टिक में, मतलब इनकी विस्कोसिटी क्या होती है, टाइम के साथ घट जाती है। तो ये तो थे जो क्लासिफिकेशन था और जो इनका डिस्कशन डिटेल में था वो हमने बता दिया, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिए। देखिए आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आज इस चैप्टर को क्लोज़ कर देंगे हम। तो क्लोज़ करेंगे, इसलिए अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बची है इसमें, वो है रियोलॉजिकल डायग्राम। तो एक एसएससी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन बनता है, इससे बना हुआ है कि व्हाट इज़ रियोलॉजिकल डायग्राम, डिस्क्राइब द रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स। तो रियोलॉजिकल डायग्राम क्या है, देखिए पहले तो समझ लेते हैं व्हाट इज़ रियोलॉजी। रियोलॉजी क्या है, तो रियोलॉजी जो है वो एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें फ्लूइड के बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। यानी
रियोलॉजी इज दैट साइंस डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के व्यवहार के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है रियोलॉजी। क्या कहे इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with behavior of fluids। ये इसकी डेफिनेशंस हो गई। अब देखिए रियोलॉजिकल डायग्राम क्या है भाई। रियोलॉजिकल डायग्राम तो इसको समझने के लिए अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने बताया था क्या कि जो चीज़ें होती हैं, आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें जो भी टॉपिक पढ़ते जाते हैं वो पिछले टॉपिक से रिलेट करता है। तो रियोलॉजिकल डायग्राम क्या है, जो अभी तक हमने टाउ और du/dy के बीच डायग्राम बनाते आए हैं वही डायग्राम कहलाते हैं रियोलॉजिकल डायग्राम। और रियोलॉजिकल डायग्राम ऐसा डायग्राम होता है जिसमें सभी प्रकार के जो फ्लूइड होते हैं उनका हम रिप्रेजेंटेशन एक ही डायग्राम में कर दें तो वो डायग्राम कहलाता है रियोलॉजिकल डायग्राम। मतलब शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच खींचा जाने वाला ऐसा एक ही ग्राफ जिसमें सभी फ्लूइड के बिहेवियर को रिप्रेजेंट किया जा सके वो कहलाता है रियोलॉजिकल डायग्राम। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द डायग्राम between shear stress and rate of shear strain which represents all types, which represents behavior of all types। मतलब ऐसा डायग्राम टाउ और du/dy के बीच जिसको अगर एक ही डायग्राम में सारे फ्लूइड के बिहेवियर को रिप्रेजेंट किया जा सके वो कहलाता है रियोलॉजिकल डायग्राम। तो ये डेफिनेशंस आप नोट कर लीजिए, फिर मैं रियोलॉजिकल डायग्राम बनवा देता हूं। तो अब हम देखेंगे कि रियोलॉजिकल डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब हम जान लिए कि रियोलॉजिकल डायग्राम क्या होता है, तो अब हम ड्रॉ करेंगे रियोलॉजिकल डायग्राम। देखिएगा कैसे। एक बढ़िया एक पेज पे आप बनाएंगे, पूरे पेज पे फिगर बनेगा टाउ और du/dy के बीच में। तो टाउ और du/dy के बीच में डायग्राम बनेगा वो जो अभी तक हमने सारे डायग्राम पढ़े हैं, जो भी फ्लूइड हमने पांचों टाइप के डायग्राम बनाए थे फ्लूइड में, स्यूडोप्लास्टिक, डाइलेटेंट, बिंघम, थिक्सोट्रोपिक, रियोपेक्टिक, इन सारे डायग्राम को हम एक ही डायग्राम में कंबाइंड करेंगे और वही कहलाएगा क्या, रियोलॉजिकल डायग्राम। तो देखिए कैसे। हमने सबसे पहले बताया था डाइलेटेंट फ्लूइड। तो डाइलेटेंट फ्लूइड के लिए n इज इक्वल टू क्या था, n इज ग्रेटर देन 1। मतलब ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, कर्व ग्रेट होता चला जाएगा, मतलब कर्व नीचे से ऊपर जाएगा। तो डाइलेटेंट का कर्व ऑरिजिन से जा रहा था और कैसे जाएगा, ऊपर की ओर। तो ऑरिजिन से आप स्टार्ट करेंगे और ऐसे, तो ये कर्व जो जाएगा वो कहलाएगा डाइलेटेंट फ्लूइड का। तो इसको आप डिनोट कर देंगे यहाँ डाइलेटेंट। ठीक। अब उसके बाद हमने बताया था स्यूडोप्लास्टिक। स्यूडोप्लास्टिक के लिए n इज लेस देन 1 होता है और b इज इक्वल टू 0। तो ये भी कहाँ से जाएगा, 0 से जाएगा। ऑरिजिन से जा रहा था और ऑरिजिन से जाएगा लेकिन कैसे, ऊपर से नीचे। तो ऑरिजिन से चल के और नीचे की ओर। तो ये हो गया हमारा कौन सा, स्यूडोप्लास्टिक। ये डायग्राम हो गया स्यूडोप्लास्टिक का। अब अगर बात करें हम बिंघम प्लास्टिक की, तो बिंघम प्लास्टिक में n इज इक्वल टू 1 था और b इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब टाउ का मान b के बराबर था। तो टाउ का मान b के बराबर हमने मान लिया कि b की लेंथ ये है कुछ, तो ये हमने मान लिया कि ये b है। मतलब इतना शेयर स्ट्रेस उसमें पहले से था। तो ये डायग्राम कैसे बनेगा, पहले नीचे से ऊपर इतना जाएगा और फिर y बराबर mx प्लस c को फॉलो कर रहा था। तो ये कैसे जाएगा, इस टाइप से कुछ ऐसे जाएगा। या फिर इसका थोड़ा सा और वो बढ़ा दीजिए प्रवणता इसकी,
ऐसे कर लीजिए। तो ये जाएगा, ये किसके लिए है, ये है बिंघम के लिए, ये बिंघम प्लास्टिक के लिए हो गया। अब बचे कौन कौन से, थिक्सोट्रॉपिक और रिहोपेक्टिक। तो थिक्सोट्रॉपिक जो था वो कैसा था, थिक्सोट्रॉपिक था इसके एनालॉगस यानी स्यूडो के एनालॉगस। स्यूडो भी क्या हो रहा है, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन इसमें क्या था, कंडीशन थी कि n इज लेस देन तो 1 होगा लेकिन b इज नॉट इक्वल टू 0। थिक्सोट्रॉपिक में क्या कंडीशन थी, n इज लेस देन 1 लेकिन b इज नॉट इक्वल टू 0, तो b कुछ ना कुछ रहेगा। तो जहां से ये वाला बिंघम का गया है यहीं से जाएगा किसका, थिक्सोट्रॉपिक का, और कैसा होगा, स्यूडो की तरह, मतलब ऐसे। तो यहां से आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये किसके लिए हो गया, थिक्सोट्रॉपिक। ये किसके लिए हो गया, थिक्सोट्रॉपिक। अब बचा रियोपेक्टिक। तो रियोपेक्टिक किसके एनालॉगस था, डायलेटेंट के। डायलेटेंट कैसे जा रहा, ऐसे, बट इसमें क्या था, n इज ग्रेटर देन 1 बट b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसमें भी b कुछ ना कुछ था। तो ये भी डायग्राम कहाँ से जाएगा, जहाँ से थिक्सो का गया है वहीं से रियोपेक्टिक का भी जाएगा, लेकिन ऐसे। तो ये आपके जो डायग्राम के लिए बन गए वो किसके हो गए, ये डायग्राम किसका हो गया, रियोपेक्टिक का। तो ये डायग्राम हो गए। अब एक चीज़ और बचता है, ये तो है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है वो किसको फॉलो करता है, वो फॉलो करता है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई को। मतलब पावर लॉ जो था n प्लस बी, तो वहाँ पे n इस केस में 1 हो रहा है और b भी क्या हो रहा है, 0, तो y इज इक्वल टू एम एक्स बन गया, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का इक्वेशन बन गया। c इसमें 0 है, मतलब ये कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, और कैसी होगा, एक सरल रेखा का समीकरण ये फॉलो करेगा। तो यानी कि ओरिजिन से जाता हुआ और एक सरल रेखा में जो जाएगा वो कहलाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये किसका डायग्राम हो गया, न्यूटोनियन का। तो वेरी कन्फ्यूजिंग ये कि अगर आपको ये दे दिया जाए बिंघम और न्यूटोनियन, तो ये दोनों लीनियर होते हैं, बट बिंघम क्या होता है, ये बी नॉट इक्वल टू 0 होता है, शेयर स्ट्रेस इसका इनिशियल क्या होता है, कुछ ना कुछ होता है जो ओरिजिन से नहीं जाता है, और न्यूटोनियन फ्लूइड का कर्व ओरिजिन से जाता है। तो ये तो हमारे हो गए क्या, ये हो गया रियोलॉजिकल डायग्राम। ऐसा डायग्राम टाउ और डी यू अपॉन डी वाई के बीच जिसमें सारे फ्लूइड को एक ही डायग्राम में इंक्लूड कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है, रियोलॉजिकल डायग्राम। तो आज अब इतना नोट कर लीजिए आप लोग। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन आज ये चैप्टर क्लोज हो गया। अब ये चैप्टर यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स और पहला चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, इन दोनों चैप्टर्स के पीडीएफ आपको नेक्स्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कुछ अनावश्यक जो काम पड़ जाते हैं, उन काम की वजह से हम क्या पीडीएफ जनरेट नहीं कर पाएंगे अभी। तो अगला जब लेक्चर होगा उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो इन दोनों चैप्टर के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरे हिसाब से तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लिए इसमें और काफ़ी अच्छे से कोरिलेट किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से पूरा समझ में आ गया होगा, और आपको अगर समझ में आया, आपको ये नॉलेजेबल लगा वीडियो और आपके लिए फ़ायदेमंद रहा, तो इसको लाइक कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए, जिससे कि मेरे भी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके, आप कभी भी कोई मिस ना करें अपडेट को। तो पूरे वीडियो देखिए हमारे, ऐसे ही बने रहिए, हमारा साथ दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।